ये पीजेंट को फिर उसको जो हारी है उसको क्या मिलेगा? ये तो सारे आपने तो अपना सारे ये इतनी सारी जमीनें कर रहे हैं, फिर इन्होंने हारी कमेटी बनाई, हारी कमेटी आगे जाके हैदरबग जतोई ने वहां पे किया। लेकिन बिफोर दैट सिंध की जंग जो जमीन की है वो 1700 से शुरू होती है। आपने सुना होगा कि शाह इनायत सूफी जो मशहूर था, उसका नाम था कि जो भाई उन्होंने मुगलों से जंग की इस जमीन पे के जो खेड़े सो खाए, द पर्सन हु सो शल रीप, द पर्सन हु रीप शल सो। तो ये जब जो 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 बनाएगा वो खाएगा। ये मार्क्स थ्योरी थी, ये मार्क्स थ्योरी थी, ये सुनने वालों को वजह की पॉडकास्ट में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान में जो नए कैनाल्स बन रहे हैं और उनमें जो सिंध का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है और सिंध को पानी से महरूम किया जा रहा है। तो उस पर हमने जो मदऊ किया है एडवोकेट सुमेर जमान को, ये प्रोटेस्ट में भी रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि इस मसले ये क्या मसला है और हम जो सिंध है वो क्यों इस मसले पर जो है वो एहतजाज कर रही है। वेलकम सुमेर जमान, एडवोकेट सुमेर जमान, आपको वजह की पॉडकास्ट पर। सही आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सुनील एंड थैंक यू सो मच विकी। आपने एक दफा फिर सिंध के इतने अहम इशू पे और इतने बर्निंग इशू पे आपने ये पॉडकास्ट की है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉडकास्ट के सिलसिले को और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कैनाल है ये कहाँ बन रहे हैं और ये जो कैनाल कहाँ बन रहे हैं और इसका मकसद क्या है कैनाल बनाने का, और इससे जो सिंध की आबादी है वो कैसे मुतासर हो रही है। विकी, this issue is now the most burning as well as for the surviving issue of Sindhi people. मैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन से कि कैसे इस सिंध के लोगों को ये इफेक्ट करेगा, और मैं तारीख से पहले, इसकी कानून से पहले, पानी की कितनी है उससे पहले मैं आपको जो आज मैंने एक डेटा निकाली है, जो मैंने एक चीजें द शॉकिंग आपको चीजें दिखाना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कैसे इफेक्ट करेगा। ये आप काइंडली आप अपने नाजरीन और द व्यूअर्स में आपको एक चीजें दिखा रहा हूँ। दिस इज द एरोल सी। एरोल सी क्या है? ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट लेक जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में 1960 तक थी। 68,000 किलोमीटर इसकी जो रकबा है। ये आप उसका स्पेस से देख रहे हैं, ये पानी है टोटल, ठीक है। इसका नाम है एरोल सी। इसकी वहां उज्ब की मीनिंग है कि लैंड ऑफ आइलैंड, सी ऑफ आइलैंड। इसको एरोल सी कहते थे ताकि क्योंकि ये इतना बड़ा था, 68,000, यू कैन इमेजिन कि कितना पानी और इसमें कितना एक्वाफीना, कितने लोगों की ये सर्वाइवल होता था, और कितना ये बेस्ट वहां पे जो एनवायरनमेंट होता था, और कितनी ये लोगों के लिए ये सोर्स ऑफ सर्वाइवल था। वहां की फिश, फ्लोरा, फाना, हर चीज पे मैं ये आपको स्पेस से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये था 1960 तक। फिर ये जो सोवियत यूनियन का जो मालिक था, वो जो रशिया था, उन्होंने क्या सोचा कि हम इरिगेशन पर्पस के लिए, कॉटन को बढ़ाने के लिए इससे वहां पे कैनाल्स निकाल रहे थे और इसकी रिवर के लिए अलग अलग इसको चैनल्स दे रहे थे और पानी लेते गए। ये आपको 1960 की मैं पिक्चर दिखा रहा हूं। अब 2010 में ये यू विल बी शॉक्ड टू सी दैट दिस इज द नेक्स्ट इमेज ऑफ 2010। सिमिलर स्पेस से है, ये पूरा ड्राई हो चुका है। लोग यहाँ से खत्म हो चुके हैं, लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, लोग यहाँ से बीमार, क्योंकि अब ये यहाँ पे साल्ट है, सिर्फ साल्टी है। और 68,000, एक जहां पे जो एक वक्त में सी था, जो समंदर की तरह दिखता था, उसको इन्होंने अपने कॉटन के लिए, कॉटन की इंडस्ट्री करने के लिए, एग्रीगेट करने के लिए, इरिगेशन करने के पर्पस के लिए इस पानी को लेते गए। तो आज इसकी हालत यह है। इसकी वजह से अब वहां पे जो बीमारियां, अब वहां पे जो तबाही हो रही है, ये बैन की मून की, वहां पे जो यूनाइटेड नेशन का जो वहां पे सेक्रेटरी जनरल था, उन्होंने कहा कि दिस इज द मोस्ट
worst scenario of the environmental till date. ये उज्बेकिस्तान की ये, और राइट नाउ आप इसकी और तस्वीरें देख सकते हैं। ये जहां समंदर था, अब ये पुराने जहां पे ये सिर्फ उस दौर की वहां पे बोट्स खड़ी हुई हैं, वरना ये यहाँ पे ट्रैवलिंग, वरना ये यहाँ पे बोटिंग, वरना ये यहाँ पे ट्रेड, वरना यहाँ से ये पूरी दुनिया से ये कारोबार करते थे। अब यहाँ पे ये सिर्फ समंदर ही समंदर है। इसकी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, दिस इज द मोस्ट शॉकिंग। और मैं इसको आपको इंडस की तरफ भी ले आऊंगा, क्योंकि सिमिलर चीज इंडस के लिए ये सोच रहे हैं और करने वाले हैं, और सिंध के पीपल के लोगों के लिए भी ये सोच रहे हैं। ये विकिपीडिया से ये रिपोर्ट है। इन 1959 ऑफिशियल्स इन सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू डाइवर्ट रिवर फ्लोज feeding the Aral Sea to the desert of the Central Asia, where the water irrigated farms supplying a growing cotton industry. ये सेम इरिगेट कर रहे थे वहां पे जो डेजर्ट को, उसके लिए सोचा कि वहां पे कॉटन इंडस्ट्री करें, दुनिया के लिए और कॉटन पैदा करें। लेकिन एज द कॉटन ब्लॉसम द लेक्स लेवल ड्रॉप, टुडे ओनली सिल्वर रिमेन्स ऑफ व्हाट वाज वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट लेक। दुनिया की जो चौथी जो बड़ी थी वहां पे अब कुछ नहीं है, और ये है Aral Sea, world fourth largest lake in Nancy, had been sucked by the Soviet obsession to produce white gold at any cost. ये इनका ऑब्सेशन बन चुका था सोवियत यूनियन का, इनके फौजियों का और इनके जो डिक्टेटर थे, कि भाई कुछ भी करके वहां पे कॉटन प्रोड्यूस करनी है, कुछ भी करके लैंड को हमें ये कॉटन करके इरिगेट करनी है, और ये बेवकूफाना करके incredibly, although the losses of Aral were quite evident by the mid-16th, Soviet plan and continued to increase the average devoted cotton production 1980s तक। अब ये देखे 68,000 तक ये Aral Sea तक उसका था। Formerly the third largest lake in the world with area, Aral Sea began shrinking in 1916 over the river that fed it were diverted by the Soviet irrigation projects. By 2007, it had declined to 10% of the origin, split into the 4 lakes. ये है जो मैं आपको इसलिए ये दिखाना चाह रहा था कि जब हम नेचर के साथ खेलते हैं और जब हम ये ग्रीड करते हैं, जब हमें अपनी जात के लिए और अपने मफाद के लिए और अपने सिर्फ अपने जाती जो एक्सप्लॉयटेशन माइंडसेट के लिए, अपने डॉलर्स और अपने पैसों के लिए जब हम नेचर के साथ करते हैं, तो यू विल सी द सिचुएशन लाइक दिस। और ये इंडस के लिए भी ये करने जा रहे हैं। अब ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ये है कि 6 कैनाल्स इंडस पे बनाए जाएंगे। प्रोग्राम ये है कि 6 कैनाल्स जो इंडस पे बनाए जाएंगे, और उसमें 1.2 मिलियन एकड़ जो जमीन है, गैराबाद जो डेजर्ट है, उसको आबाद करना है। और उसकी वजह से 12.1 मिलियन पीपल और उसकी जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। 12.1 जमीन जो दूसरी तरफ जो ड्राई होती जाएगी, ये हमारे ठट्टा बेल्ट और बदीन, ठट्टा, खारोछान, वहां पे टोटल हमारी सिंध की जो बैरन जमीन हो जाएगी, क्योंकि समंदर का पानी उससे इकट्ठा जाएगा, दरिया का पानी वहां पे नहीं आएगा। तो 12.1 मिलियन जमीन को बंजर करके ये अपने 1.2 मिलियन की वहां पे ये कारपोरेट फार्मिंग और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से ये करने जा रहे हैं। अब ये कारपोरेट फार्मिंग क्या होती है, देखें, कारपोरेट फार्मिंग एक नया लफ्ज है, एक नई चीज बना के, जैसे अल्फाज को अच्छा करके कि भाई कारपोरेट फार्मिंग, वहां पे हम जदीद टेक्नोलॉजी करके, आपने जैसे बताया था पहले कि सुई गैस में बड़ी तरक्की होगी, आपने जैसे बताया कि थरकोल से पाकिस्तान तरक्की करेगा, आपने जैसे पहले बताया कि रिकोडिक प्रोजेक्ट से पाकिस्तान तरक्की करेगा, बलूचिस्तान तरक्की करेगा, आपने जैसे बताया कि कादरपुर गैस फील्ड से सिंध तरक्की करेगा। आपके सारे वादे बातें सारी झूठ, और आपकी एक डिसीव की एक बड़ी दास्तान है, जुल्म की एक बड़ी दास्तान है। आपने कहा, अब आप कह रहे हैं कि हम सिंध की जो जमीन है, जो सिंध का जो पानी है, वो ऑलरेडी वहां पे उसको जो नहीं मिल रहा, जो उसको मिलना चाहिए, उसको तो वो नहीं मिल रहा, लेकिन उस पे भी आप 6 कैनाल बना के चोलिस्तान जो जहां पंजाब का एक जो डेजर्ट एरिया है, उसको बना के कारपोरेट फार्मिंग करेंगे। अब कारपोरेट फार्मिंग क्या होती है कि वहां पे
ये वहां पे उसको ग्रीनलैंड बना के वहां पे ये व्हीट, कॉटन या व्हाटएवर, जैसे मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन ने क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन करके एक ग्रीड में कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए आप नेचर को, पानी को खत्म करेंगे, लोगों को खत्म करेंगे, लेकिन आप वहां पे व्हीट उगाएंगे, आप वहां पे गंदम उगा के, ये इनको भी नहीं मिलेगी कारपोरेट फार्मिंग, क्योंकि ये दूसरे मुल्क सऊदी अरब और ये वो खुद करेंगे आके। ये सिर्फ अपनी जमीन देंगे, ये सिर्फ गंदम बेचेंगे, इनको सिर्फ पैसे मिलेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए ये मैंने आपको बताया कि 1.2 मिलियन जमीन को आबाद करके 1.2 मिलियन एकड़ को ये 12.1 जो मिलियन एकड़ है उसको बंजर कर देंगे। दिस इज व्हाट कारपोरेट फार्मिंग इज। अब आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको हिस्ट्री से ये बताऊं कि ये कहां से और कब से ये शुरुआत हुई। देखें, ये शुरुआत तब होती है जब ब्रिटिश की, ये हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, हर चीज की एक कहानी होती है, ये एक दिन की ये बात नहीं होती। ये जब ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट था, जब ब्रिटिश आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि अपनी जमीनें, अपनी जागीरें बनाते गए और कब्जा, क्योंकि कब्जा इनको 1957 में इनकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस दी, जो लोग इनका साथ दिया था, जिन लोगों ने इनका साथ दिया था या जिन लोगों ने इनकी जो क्या कहते हैं, इनको जो मदद की थी, इनकी साइड ली थी, जो इनकी जो बाकी तो सारे म्यूटनी, बाकी तो सारे इन्होंने गद्दार बना दिए, लेकिन बाकी जो इनके जो पंजाब के बेल्ट थे, इन साइड के जहलम और इस साइड के जो बेल्ट, जो इनके लोग थे, फौजी लोग थे, रंजीत सिंह की आर्मी को जब इन्होंने हराया था, तो इन्होंने वहां पे जमीनें वहां पे अपनी करना शुरू कर दी और केनाल बनाने शुरू कर दिए। केनाल बनाने मतलब एरीगेट करना शुरू कर दिए खुद भी। पहले तो ये पंजाब से, चनाब से ये बनाते थे, पहले चनाब रिवर से बनाते थे, तो यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्या हुआ कि आपने वहां पे जो केनाल सिस्टम बनाया, इट मींस कि आपने नई जमीनें, नए घर, जैसे मंडी बहाउद्दीन, आप नए नए जो शहर बनाते गए। मंडी बहाउद्दीन हो गया, आपने सुना होगा, मंडी साहिवाल नाम है, मंडी ये दूसरा एक मंडी नाम, ये ऐसे मंडी नाम रख के नए शहर आबाद करते थे। और उनके सामने केनालों की जो जमीनें थी, ये अपने इन्होंने एक निजाम चौधरीइज्म स्टार्ट किया। सिंध में आपने जागीरदारी सिस्टम निजाम कर दिया। इसमें आगे आते हैं कि 1932 में अब इन्होंने क्या बनाया कि ये एक हमारा जो क्या कहते हैं, ये 1932 में जैसे सखर बैराज बनाया, लॉयड बैराज इसका नाम होता था। तो सखर बैराज बना के आपने केनाल सिस्टम करके आप एक नई जमीनें, नई चीजें बना के, दरिया का होता क्या है कि एक नेचुरल फ्लो को आप चेंज करके अपनी बनाते हैं, अपनी जमीनें बना के लोगों को, फिर इसमें वहां पे जागीरदार जो अपने हैं, एक नया क्लास, एक्सप्लॉइटिव क्लास बनाया। एक्सप्लॉइट क्लास में आपने अपने अपने लोगों को बांटते गए। ये आपने उस दौर की जो जमीनें थी, आपने 10 सालों में 1947 से लेके फिर 1960 तक 18 बैराजेस और केनाल्स, इतने सारे ये बनाते गए और अपने लोगों को वो जमीनें, वो जागीरें, क्योंकि दरिया के साथ जो जमीन होगी, दरिया के साथ जो वो ज्यादा वो होगी एक्सप्लॉइटेशन के लिए, और कब्जा उनका हो गया। आज तक आप देखें, जो वडेरे हैं, जो सरमाएदार हैं, जो जागीरदार हैं, वो इनके हैं, वो इन्हीं के वो रहम करम पे इन्होंने इनको दिया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट के 92 में जो ये बनाया जमीन को इरिगेट करने के लिए, फिर क्या हुआ कि ये जागीरें देते गए। अब 26 जो बिलियन जो बैरन लैंड थी, इसको फार्म लैंड बना दिया। सिंध की जो 26 एकड़ बैरन लैंड थी, इसको फार्म लैंड में तब्दील कर दिया। और जब पाकिस्तान बन गया तो उसमें नया 18 न्यू बैराजेस बनाए, जिसमें जो उसमें एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम कायम कर दिया कि भाई जो जमीनें हैं हमारी, जो आबाद जमीनें हैं, मतलब वहां पे प्रोडक्शन भी इनके हाथ में आ गई। व्हीट की प्रोडक्शन हो गई, एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया। आर यू गेटिंग मी? के मतलब इन्होंने एक सिस्टम बनाया और एक क्लास भी नया पैदा किया सिंध में, जागीरदार, वडेरा, ये इनका बनाया हुआ, क्योंकि जमीनें भी इन्होंने उनको गिफ्ट्स करते गए।
केनाल बना के, ये बैराजेस बना के, नेचुरल फ्लो को आपने चेंज करके आपने नया एक सिस्टम बनाया जिसमें आपने अपने लोगों को बांटते गए, और ये जमीनें लोगों के लिए तो नहीं लेकिन दूसरे लोगों के लिए, अपने एक सिस्टम के लिए उसको कर दिया। ठीक है सर। अब इसमें क्या है कि होता यह है कि जो हमारी असल जो चीज है कि इसमें आपने करना क्या चाहा है, आपने शुरू से ही इस चीज को नहीं समझा कि भाई आप करने क्या जा रहे हैं। अब हिस्ट्री में क्या हुआ कि मैं आपको फिर पीछे से ले चलता हूं, हमारी कमीशंस बनी। इंडस ट्रीटी आपने सुना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी आपने सुना है। वहां पे वर्ल्ड बैंक में वो कैसे बनी, वहां पे इनका एक नुमाइंदा भी नहीं जाता, वहां पे उन्होंने केस भी सही नहीं लड़ा। आपने अयूब खान ने अपने दरिया, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने अपने दरिया जो है वो 3 दरिया बेच दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ टू गेटिंग दी जो लोन आए, ये जैसे IMF लोन के चक्कर होते हैं, वर्ल्ड बैंक का जो लोन आए, डॉलर्स आने के लिए हमने, इंडिया ने कहा कि भाई मुझे अपने दरिया दे दो। इन्होंने अपने दरिया दे दिए। देखें क्वेश्चन, देखो पंजाब एक नाम है, पंजाब कहां से आया? पंजाब, 5 रिवर। अब तो ये समझो कि पंजाब तो नाम ही नहीं है, इन्होंने अपने 3 दरिया, ये तो दोआब अब ये बचा है, इसका नाम तो दोआब होना चाहिए। मैं सिंध पे और आता हूं, लेकिन पहले तो आप देखें कि इनकी जो ग्रीडनेस है, इनकी जो अपने काम है, वो देखो क्या है कि इन्होंने अपनी ग्रीड, अपने लालच के लिए अपने दरिया बेच दिए। दरिया तो बेच दिए, अब इन्होंने कमीशन, वहां पे सबसे पहले इंडस्ट्री एक BN रॉय कमीशन बनी। पहले एंडरसन कमीशन थी, उसमें क्या था कि एंडरसन कमीशन में इंडिया को दरिया के जो मिले गए, तो उसमें पाकिस्तान का जो नुमाइंदे नहीं थे, तो वो उसकी ट्रीटी उसके हक में आ गई। लेकिन 1939 में BN रॉय कमीशन, BN रॉय वाज द जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। उसका नाम जो था बेनीगल नरसिम्हा राव, ही वाज द, वो इंटरनेशनल कोर्ट का भी जस्टिस रहा। उसकी तो मतलब इतना था कि BN रॉय की कमीशन में ये फैसला हुआ कि आपकी जो एंडरसन कमीशन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे एक होता है कि जब तक दूसरी पार्टी को सुना नहीं जाता, जब तक दूसरी जो अगेंस्ट पार्टी उसको सुनाई नहीं जाता, तब तक फैसला आप कर ही नहीं सकते। BN रॉय की कमीशन का ये फैसला आया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने तरीके से, वो अयूब खान और इनके जनरलों ने ये बंदाबांदी करते गए, बांटते गए, अपनी जमीन करते गए, फिर जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। और ये कोई भी, अच्छा इसमें कोई भी सोशो इकोनॉमिक पर्पस नहीं था, इसमें कोई भी गरीबों का पर्पस नहीं था, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन थी। इन्होंने अपनी जात के लिए, इन्होंने अपने अपने उस एक्सप्लॉइटेड क्लास को बांटने के लिए, उसको गिफ्ट्स करने के लिए नाम रख दिया, ट्रॉफी लैंड्स गिफ्ट्स कर दिए अपने अपने। तो आप ये देखें कि सिंध में जब ये बना, सखर बैराज बना, उसके बाद इतने सारे बैराजेस बने, आपने अलग अलग कैनाल सिस्टम बनाया जमीन के लिए। तो तब उस जमाने में हारी कमेटी, GM सैयद फाउंडेड द हारी कमेटी, उसमें ये जमशेद मेहता और अदर दीगर नाम थे, इन लोगों ने हारी कमेटी बनाई। हारी कमेटी में इन्होंने एतराज उठाए कि भाई ये पीजन को फिर उसको जो हारी है उसको क्या मिलेगा, ये तो सारे आपने तो अपना सारे ये इतनी सारी जमीनें कर रहे हैं। फिर इन्होंने हारी कमेटी बनाई, हारी कमेटी आगे जाके हैदरबग जतोई ने वहां पे किया। लेकिन बिफोर दैट सिंध की जंग जो जमीन की है वो 1700 से शुरू होती है। आपने सुना होगा कि शाह इनायत सूफी जो मशहूर था, उसका नाम था कि जो भाई उन्होंने मुगलों से जंग की इस जमीन पे कि जो खेड़े सो खाए, द पर्सन हु सो शल रीप, द पर्सन हु रीप शल सो। तो ये जब जो 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 बनाएगा वो खाएगा, ये मार्क्स थ्योरी थी, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस सिस्टम को ये करके, अब अंग्रेजों वाला सिस्टम ये कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अंग्रेजों वाला सिस्टम ये कंटिन्यू करते करते यहां तक आ गए हैं कि अब ये इंडस के वाटर को खत्म करके इंडस वैली सिविलाइजेशन को, देखें इनका मकसद क्या है
अपने 3 दरिया बेच दिए, नो सिविलाइजेशन। अब दुनिया में कितनी सिविलाइजेशन, इफ यू रिमेंबर कि भाई मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, उसका मुल्क है इराक, दैट इज द सिविलाइजेशन। इजिप्ट को, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज देयर, मिस्र की जो आप, उसकी भी अपनी फौज है, उसका मुल्क है अलग। दुनिया की सबसे पुरानी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका कोई भी अपना मुल्क नहीं है, ना ये सिविलाइजेशन छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन कहां से शुरू हुई है? हमारे सिंधु दरिया से। इन्होंने अपने दरिया बेच दिए, ये वहां पे देखो मिस्र में भी दरिया अब तक है, नील दरिया पे, क्योंकि जो भी, और जो यूफ्रेट्स और फरात नदी, ये सिविलाइजेशन दुनिया की जो भी शुरू हुई है उन दरियाओं पे शुरू हुई है, जिंदगी उन दरियाओं पे शुरू हुई है। पानी के करीब हमारे होती है। यहाँ जो सिंधु दरिया है, उसको ये कहते हैं कि ना ये अब सिंधु दरिया रहे, ना ये वहां की सिविलाइजेशन रहे। इनकी जो मेन जो मकसद रहा है थ्रू आउट दी, इनका नहीं तो इनके लोगों का, एक्सप्लॉयटेशन लोगों का। अब ये क्या चाहते हैं कि चोलिस्तान, मतलब 12 मिलियन आपको सिंध के जो आप लोगों की 12 मिलियन एकड़ वो बैरन हो जाए, लोग खत्म हो जाएं, लोगों का रोजगार खत्म हो जाए, दे डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन इनको अपने डेजर्ट, इनको अपने जो बेसिक पॉइंट वाज एक्सप्लॉयटेशन, टेकिंग रिसोर्सेज। इन्होंने जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे इंडिया से पूरी, इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, लेकिन 10 सालों में इंडिया बिकेम द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे रिसोर्सेज लेके वहां पे अपने लंदन में लेके जाती थी। तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर का वही कानून के आज तक पंजाब भी यही सोच रहा है कि पूरे सिंध की जो रिसोर्सेज हैं, पूरे सिंध की जो जमीन की जो है, बलूचिस्तान की जो जमीन के रिसोर्सेज हैं, वो लेके वो अपने तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करता रहे और अपने वो उसको कर भरता रहे, लेकिन इनको खत्म कर दे, मतलब वो सरसब्ज आबाद हो और ये बंजर बन जाएं, ताकि ये सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। सही सही। एक बार फिर से शुक्रिया हम कहेंगे सुमेर, आपने हमें टाइम दिया, और ये जिस तरह हम जानते हैं कि ये बहुत ही एक बर्निंग इशू है। सर, मेरा पाकिस्तान में जो गांव है नबीसा रोड, जिला उमरकोट में, और हमारा जो इलाका है वो बिल्कुल टेल है, और इस वक्त तो पानी है ही नहीं बिल्कुल। और मैंने देखा है, मैंने भी काफी सारे उस प्रोटेस्ट में मैंने हिस्सा लिया, तो वहाँ के किसान कहते हैं, सिंधी में कहते हैं कि पानी ना आए छो भला, करबला करबला, कि जिस तरह करबला में पानी इमाम हुसैन उनके साथियों को पानी के लिए तड़पा के मारा गया था, और ऐसे ही हमें लग रहा है कि जब ये कैनाल या ये चीजें बनेगी तो सिंध के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। और जिस तरह आपने एक हिस्ट्री की बात की कि वाकई उन्होंने तो अपने 3 दरिया रावी, सतलज, ब्यास तो उन्होंने दे दिया, और रखा सिर्फ इंडस है, ये दरिया सिंध है, चनाब है, झेलम है। और जिस तरह हमें पता है कि पानी तो ऊपर से ही आता है, ग्लेशियर से, हिमालय से आता है, और हम बाज़ औक़ात ये भी देखते हैं, क्योंकि हमने 3 दरिया तो बेच दिए, अभी ये कि इंडिया भी अपने डैम बना रहा है। एक तो हमें खतरा ये कि कभी इंडिया और 1-2 डैम ऊपर बना देगा, हमारा पानी और भी कम हो जाएगा। तो ये पानी की जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले से ही एक खिचड़ी पकी हुई है, और उसी के बीच में अगर ये 6 कैनाल और बनाएंगे तो ये तो वाकई जिस तरह आपने कहा कि 12 लाख एकड़ जो जमीन है वो सिंध की बैरन हो जाएगी। चलो, ये तो है एक पस मंजर, लेकिन आखिरकार किन हुकाम ने इस मंसूबे की मंजूरी दी है? वो कौन से हुकाम है? देखें, आपकी जो बात है उसमें ही आपका जवाब है कि हमारी जो अब तक, सबसे पहले तो मैं आपको सही बताऊं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उमरकोट की जो आपकी जमीनें हैं, और ये मैंने आपको बताया कि बदीन, ठट्टा, आज भी आप वहां पे देखें जिनके पास 1800, आप कल भी एक समा टीवी पे रिपोर्ट चल रही थी, जिनके पास 1800 जमीन, 2000 की जमीनें वो जो सरसब्ज थी, अब वो खत्म है, क्योंकि पानी नहीं है। इनके पानी ना होने की वजह से, पानी ना पहुंचने की वजह से, ये अब तक कैनालों की बात नहीं, जो पानी जो हमें मिल रहा है अब तक, उसकी वजह से ही 2-2000 लोगों की जमीन जो थी वहां पे कल्टीवेशन करते थे,
अब वो कुछ भी नहीं है वहां पे, लोग वहां से नकल मकानी कर चुके हैं। सिंध के लोग वहां पे वो जो नकल मकानी करके दूसरे शहरों में चले गए हैं, और उनकी जमीन जो है वो समंदर खाता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक जो बदीन और थट्टा की काफी शहर पानी में होंगे, समंदर के पानी में। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक नॉन फीजिबल एक चीज है, जो बननी भी नहीं चाहिए। हमें तो पानी वहां तक लोगों को देना चाहिए, कि अपने लोगों को करना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हाकिम हैं, जो हुक्मरान हैं, वो अवाम के लिए नहीं सोचते, वो अपनी जात के लिए सोचते हैं। और अब भी ये देखें हमारी हुकूमत कौन सी है, पीपल्स पार्टी की है। अब ये जरदारी साहब ने वहां पे सदर की हैसियत से वहां पे ये लिख के दे के आए हैं, उन्होंने कर दिया है कि कैनाल बन जाए। अब वहां पे ये जो पूरी सिंध से जो आवाज उठी है, पूरी सिंध से जो रेजिस्टेंस उठी है, अब गली गली से, बच्चे बच्चे से भी कैनाल के खिलाफ एक मूवमेंट, एक बड़ी मूवमेंट उठी। लोगों ने सक्खर से लेके कराची तक वो जो लीडरशिप है वहां पे उन्होंने पैदल वो जो ऑन फुट मार्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। हमारे आज तक कोर्टों में लोग भूख हड़तालों पे बैठे हुए हैं, 50-50 दिन हो गए हैं लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी आपने रिसेंट देखा होगा कि लॉयर कन्वेंशन हुआ, और लॉयर्स लॉन्ग मार्च हैदराबाद से लेके कराची तक इतना लॉन्ग मार्च किया। उसके बाद आज इतनी सूरत हाल है कि बच्चे बच्चे वहां पे स्कूल में निकल रहा है कि नो मोर कैनाल। अब ये सारे बेवकूफ हैं, और ये सारे सही हैं, क्योंकि इनकी एक दो पॉइंट वहां पे एक दो कितने बिलियंस ऑफ रुपीज, 68.2 बिलियन रुपीज आप खर्च कर रहे हैं। और वो भी 1.1.2 से आप हसन अब्बास और दूसरे जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी जो रिपोर्ट देखें कि ये फिजिबल ही नहीं है। मतलब साइंटिफिक भी फिजिबल होता ना कि वो क्या कहते हैं कि वो डेजर्ट में, अच्छा वो अप स्ट्रीम देखें आप, ये सबसे बड़ी बात है। लोअर स्ट्रीम, लोअर राइपेरियन का तो आपको ख्याल नहीं है, जैसे इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है कि आपको सबसे पहले लोअर राइपेरियन का ख्याल होना चाहिए, पानी देना चाहिए। लेकिन ये अप स्ट्रीम पे आप नक्शे में देखेंगे कि ये अप स्ट्रीम वो भी डेजर्ट, उसमें ये 68 बिलियन खर्च करके वो ये वहां पे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, सिवाय सिर्फ इसका मकसद जस्ट टेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरे मुल्कों से, उनको वहां पे ये देना है। तो इसलिए ये हमारी हुकूमतों ने ये दिया है। हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे हुक्मरान हैं, और ऐसे लोग हमारे इलेक्टेड हैं। मतलब सबसे बड़ी तो जो शॉकिंग चीज है कि अवाम के लिए जो हुकूमत आती है, वो अवाम की सहूलतों के लिए आती है। लाइक आप स्वीडन में से जहां से बात कर रहे हैं, तो हुकूमत का सबसे पहला काम क्या होता है? हुकूमत की सबसे पहली ड्यूटी सर्व क्या द होती है? पीपल। हुकूमत की सबसे पहले टू सर्व द पीपल, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल। वहां पे तो सबसे पहले भाई वहां की जो अच्छा फंडामेंटल राइट्स, वहां की हेल्थ हो, वहां का वो शेल्टर है, वहां का जो खाना है, वहां की फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी, हर चीज वहां पे। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल उल्टी किस्म की है, उल्टी गंगा जैसे बहती है, कि लोगों की आप सिक्योरिटी भी ना दें, दुनिया की वर्स्ट सिक्योर कंट्री में भी, दुनिया की वर्स्ट लीस्ट पॉपुलेटेड, वो क्या कहते हैं, पोल्यूटेड, वर्स्ट पोल्यूटेड, थर्ड वर्स्ट पोल्यूटेड ऑफ द कंट्री। और शहरों में तो नंबर 1 पे कभी दिल्ली आ रहा है, तो नंबर 1 कभी लाहौर आ रहा है। आपकी तो हर चीज गलत पे आप टॉप कर रहे हैं, अच्छाइयों में तो आप तो सबसे नीचे जा रहे हैं। तो ये क्यों? ग्रीड ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट द एक्लॉन्स ऑफ द पावर, तो वही लोग ये कर रहे हैं। सही। वही आपकी बात को, जैसे अब हम डिस्कशन सुनते हैं कि जो इंडिया जो है वो ऊपर जो है वो भी सारे बैराज और कैनाल बना रहा है, तो हम उस पर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा पानी रुक जाएगा। लेकिन जब ये सिंध कहता है तो सिंध की बात को कहते हैं कि ये स्टूपिड है। अब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो इंडिया सही कर रहा होगा, बैराज और कैनाल बना रहा है तो वो सही है, या आप भी कर रहे हैं तो आप भी सही होंगे, नहीं तो दोनों गलत होंगे। आप उस पर एहतजाज, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हम देखते हैं कि वहां पर जो हमारी हुकूमत है वो उस पर एहतजाज करती है, लेकिन अपने जो बना रही है, जो हमारा जो सिंध का पानी रोक रही है। और अभी भी मैं रिसेंटली मैं आपसे मिला था कराची में, मैंने दरिया सिंध की हालत देखी थी, तो वहां पर पानी है ही नहीं, सूखा हुआ पड़ा हुआ है। आप जामशोरों से आगे पूरा ड्राई पड़ा हुआ है। तो ये तो बातें हैं, लेकिन अब इसमें जो है हम इसमें क्या देखते हैं कि ठीक है, हमने हुकूमत को भी ब्लेम किया कि हुकूमत उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें जो हम देखते हैं कि ओवरऑल सिंध का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, क्या वो
हम देख रहे हैं कि एक सही डायरेक्शन में है कि वो इसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, या वहां पर भी ये हमारे सियासतदान कुछ ऐसे लॉबीज क्रिएट कर देंगे जो कि फिर आपस में लड़ती रहे और उसका वो फायदा उठा लें। देखें, आपने सबसे पहले तो जो बात की इंडिया और पाकिस्तान की, जहाँ इंडिया जब वो डैम्स बनाता है और ये फिर चिल्लाते हैं, ये फिर शोर मचाते हैं। भाई, आपने खुद लिख के दिया है, आपने खुद लिख के दिए हैं अपने दरिया। अब उनकी मर्ज़ी है, अब मैं लिख के दूँगा, मुझे पैसे लिए हैं। अब आपकी दिस इज़ द वुल्फ क्राइंग ना, कि आप जब हमें दरिया भी दे रहे हो, आप हमें अपना सब कुछ दे रहे हो, उसके बाद तो नेहरू को आपने क्या लिख के दिया? नेहरू ने आप वहाँ पे ये किशन गंगा नाम नहीं था, दूसरा कोई, उन्होंने कहा कि हम चनाब पे ये चीज़ें वग़ैरह करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अयूब ने कहा, "जो ये कह रहे हैं इनको दे दो।" फिर इन्होंने वहाँ पे जाके कहा कि हम ये भी करेंगे, वहाँ पे ये भी करेंगे। उन्होंने कहा कि भई क्यों? कि वहाँ पे डॉलर्स आ रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे कोई इन्होंने ऐतराज़ भी नहीं किया। कैन यू इमेजिन, मैं आपको बताऊँ, इंडस वाटर ट्रीटी तो इंटरनेशनल ट्रीटी ही नहीं थी, वो एग्रीमेंट था, फाइनेंशियल एग्रीमेंट था पहले। इसको इंटरनेशनल भी इंडिया लेके गया, क्यों? कि उसको पता है कि आगे कल जाके इतना वो ये शोर मचाएँगे, कुछ भी करेंगे। इंडिया फिर यूएन में लेके गया है 1961 में, वहाँ पे इन्होंने जाके कहा है कि भाई ये हमने एक आपस में मुआहदा किया है, इन्होंने हमसे ये इतने पैसे लिए हैं, इनका ये पानी है, ये इनके ये दरिया हैं, तो आप इसको ये वहाँ पे करें। कैन यू इमेजिन कि वहाँ पे पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा भी नहीं गया। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री। मैं इसलिए हिस्ट्री को बार-बार मेंशन कर रहा हूँ कि आपने तारीख में अपने लिए क्या किया है, अब आप दूसरों के लिए कर रहे हो। अब आप तबाही दूसरों के लिए कर रहे हो और आपको अपनी ज़मीनें सरसब्ज़ करनी है, शादाब करनी है, लोगों का सोच। अच्छा, ये सिर्फ़ इसके लिए नहीं है कि यहाँ पे पंजाब के लोग भी सफ़र करेंगे। भाई, वहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ पे साउथ पंजाब बेल्ट में, वहाँ पे भी ये जो बैरन लैंड पड़ी है, लोग वहाँ पे भी परेशान हैं। लोग वहाँ पे भी ये हो जाएँगे। ये क्या समझ, मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहाँ पे भी अगर नए शहर और नई चीज़ें हुई तो ये इनको गरीबों को देंगे, गरीबों को बाँटेंगे। ये वहाँ पे जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, इसको गरीबों का होगा। नेवर, ये पहले भी नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हो रहा, ये फिर भी नहीं होगा। क्योंकि इनका माइंड ही एक्सप्लॉइटेशन पे है। इनका माइंड ही, इनका ज़हन ही एक्सप्लॉइटेशन पे डिपेंड करता है कि लोगों का इस्तेसाल करो, लोगों का खून चूसो, लोगों को तबाह करो, लोगों को खत्म करो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। इंडस वैली के लोग हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। आप देखें, ये पार्टीशन करके इंडस वैली के लोगों को ही इन्होंने वो कर दिया ना। ये माइग्रेशन क्या थी? ये चीज़ें क्या थी? इन्होंने ऐसा कैसा माहौल कर दिया? आपने, इनका जो शुरू से जो मकसद है, वो इंडस वैली को खत्म करना है। इंडस वैली डिपेंड्स ऑन द रिवर इंडस, कि ना वो इंडस रहेगी, वो खत्म हो जाएगी तो इंडस वैली नहीं रहेगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग भी नहीं रहेंगे। सही। तो इसमें एक और, जैसे अभी मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि हम जैसे बात कर रहे थे अभी वाटर, वो हमारे पास देखें तो वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो भी, अगर जो दुनिया में हम देखें तो हम जो सबसे ज़्यादा जो वाटर शॉर्टेजेस कंट्रीज की उसमें लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो नेचुरल चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे, और नेचुरल चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे तो और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको भी किसी ने कंसीडर नहीं किया। और एक ये जो वर्ड आया है कॉर्पोरेट फार्मिंग, हम उसको सुन रहे हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग। मैं, सुनील भी हॉलैंड गया हुआ, मैं भी गया हुआ वहाँ पर, और हमने वहाँ पर एग्रीकल्चर देखा हुआ है कि वो कैसे करते हैं, उनकी कैसे प्रोडक्शन कहाँ होती पे? है। और हॉलैंड में, हॉलैंड जो है यूरोप अच्छा, का, हॉलैंड और स्पेन जो है वो काफ़ी जो है वो एग्रीकल्चर इन टर्म्स, अगर जो हम यूरोप में देखें तो वो काफ़ी फर्टाइल लैंड्स हैं। लेकिन उन्होंने उसको ऐसे नहीं किया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग करके, नेचुरल जो चीज़ों को डिस्टर्ब करके, उन्होंने साइंस की मदद से एक ऑप्टिमाइज्ड वे किया है कि पानी कम यूज हो, बल्कि कॉर्पोरेट जैसे फार्मिंग में कम यूज हो। हुँ, और हुँ। कैसे उन्होंने उसको ऑप्टिमाइज किया, उन्होंने यूनिवर्सिटियों पर रिसर्च किए, उन्होंने इस तरह हुँ, से नहीं किया कि हुँ, एक पूरी जो है हम बंजर जमीन ले रहे हैं, अब वहां पर लेकर हुँ, जाएंगे पानी, और पानी जाया करेंगे और ज्यादा पानी लगेगा। हुँ, आपके पास पानी पहले से ही कम है, तो आप ऐसे तरीके ढूंढते हो कि पानी कम में जो है हम ज्यादा से ज्यादा ईल्ड कर सकें, हुँ, और जो लैंड ऑलरेडी फर्टाइल है उनको ही यूज करें, ना कि हम उनको बनाएं जो कि बिल्कुल बंजर जमीन है। हुँ। बिल्कुल। हम्म। सही, सही। अब अ, अच्छा, जी, जी, जी। जी।
हाँ, तो जिस तरह विकी ने आपको बताया कि हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्वीडन में भी देखा है कि यहाँ पर हैं ग्रीन हाउसेज़ है। अभी ग्रीन हाउसेज़ में उन्होंने उसमें वहाँ पर सब्जियाँ भी होती हैं, हर चीज़ होती है और वाफ़र मिक़दार में होती हैं और ज़बरदस्त उनका वहाँ से उनकी एक बहुत बड़ी जो है ना आमदनी उनसे क्रिएट होती है। लेकिन ये सारी है सोच की बात, अगर आप किस तरफ इतने क्रिएटिव देखिए, हो, किस असल तरह मसला ले जा ये रहे हो। है कि विकी एंड माय ब्रदर सुनील, असल मसला मिसट्रस्ट का है। हुँ। देखिए, एक ये भी कहते हैं ना, ये जो बनाने वाले कहते हैं कि डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। कोई इंसान अपने मुल्क की डेवलपमेंट के खिलाफ होता ही नहीं है। देखिए, लेकिन जब कंटिन्यूअसली इतने सालों से 19 मैंने आपको एक दास्तान बताई है कि कैसे ब्रिटिश ने किया, नाम कैसे कमीशन बनाई और कैसे-कैसे ये इन्होंने किया कि भाई रिकोदिक का प्रोजेक्ट होगा, बलूचिस्तान आबाद सही रहेगा। कैसे सिंध की जो कादरपुर गैस फील्ड है, उससे सिंध अब रिसेंट मिसाल जो है, वो आपका थरकोल है। थरकोल है, दुनिया हाँ। का दूसरे नंबर पे कोल जो हो रहा है, वहाँ से जो बिजली वो पंजाब जा रही है, थर की क्या हालत हुई है। इवन वहाँ पे तो जो वहाँ पे लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो गंदा पानी है, जो वहाँ पे जो कोयला निकाल के फेंक रहे हैं, वहाँ से लोग मर रहे हैं। वहाँ का जो डैम बनाया हुआ है, जो आर्टिफिशियल डैम जो वहाँ पे लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं कि इनको खत्म किया जाए। लोग वहाँ पे सेहत के लिए तबाह हो रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लेकिन थर की क्या आपने आज तक सुना है कि थर ग्रीन हो गया, थर के लोग बेहतर हो गए? आपका अपना उमरकोट है, आप पूछें कि उमरकोट के लोगों की वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनी हैं? भाई तरक्की आप हॉलैंड और इसका मिसाल जैसे दे रहे हैं, तरक्की क्या होती है? पानी, साफ पानी, फूड सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटियाँ बनना, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बनना, स्कूल्स बनना, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, वो सबसे कम हुई है या ज़्यादा हुई है? देखें ऑलरेडी सिंध इज बिलो 37 पॉपुलेशन 37 जो परसेंटेज है सिंध की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है इस वक्त 37 जो है आप सोचें कि ये जब ये इतने केनाल निकल गए लोग और गुर्बत की लकीर से होते जाएंगे तो आप 50% से ज्यादा लोगों को गुर्बत की लकीर से मतलब आप लोगों को भूख दे रहे हैं वहां की तरक्की नहीं दे रहे और सबसे बड़ी बात जो अहम बात मैं अभी आपको जो कानूनी बात बता रहा हूं कि इन्होंने मिसट्रस्ट क्या है कि इन्होंने सिर्फ कमीशंस और ये नाम बनाए हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर अकॉर्ड बने हुए हैं लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन क्या है अब इनका सबसे बड़ा जो मसला था इन्होंने एक चीज बनाई कि भाई सूबों के लिए मसला हो रहा है वो बनाई थी इरसा ठीक है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ठीक है सर उसके बुनियाद पे 99 पे मैंने देखे उसकी मैंने ये रिसर्च वगैरह की है कि मैं आपको उसका भी बताऊंगा लेकिन क्यों बनाई कि भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई डिस्ट्रीब्यूशन के सब सूबों को प्रॉपर जो वाटर जो है वो अलग अलग जो सूबों में यहाँ पे जो मौसम है खरीफ की या इसमें वो हर साल एक तो उनका हर साल एक वो बैठेंगे दूसरा ये कि किसी को भी कोई भी एतराज होगा तो वो वहां पे वो मेंशन करेगा फिर वो अपने आप को वो प्राइम मिनिस्टर को वो भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर फिर उसको सीसीआई में भेजेगा सीसीआई हमारा वो 153 कॉन्स्टिट्यूशन में है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी अहम बातें जो बताने जा रहा हूं कि इरसा भी कितना वो कर रहा है कि आप ये देखें इरसा एक जो है रेगुलेटर फॉर दी रेगुलेटर दी एंड मॉनिटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ इंटर रिवर इरसा जो वो उसका पहले तो हेडक्वार्टर लाहौर में मतलब आपकी जो हेडक्वार्टर जो चीजें हैं चारों सूबों का हेडक्वार्टर इरसा का तो लाहौर में है चेयरमैन उसका चेंज होता है लेकिन अब इतने सालों से उसका चेयरमैन भी चेंज नहीं हुआ ठीक है इसका और ड्यूटी क्या थी कि भाई कंसीडर एंड मेक रिकमेंडेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अगेंस्ट द एलोकेटेड शेयर ऑफ प्रोविंसेस वेयर न्यू प्रोजेक्ट इज रिसीव्ड ठीक है विद इन द 3 months ऑफ द न्यू वाटर प्रोजेक्ट फॉर द असिस्टेंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कोई भी प्रोजेक्ट अगर करे कोई भी प्रोजेक्ट अगर उठाना है तो उसको पहले आप इस वहां पे मीटिंग करेंगे चारों सूबों को बुलाएंगे फिर वो सीसीआई में जाएगा यही बात है कि इस वक्त अब तक चोलिस्तान जो आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो बन रहा है ये जो चोलिस्तान के जो 6 केनालों पे बन रहे हैं इस पे कोई मीटिंग नहीं हुई है कैन यू इमेजिन जो आपका आप अपने कानून बनाए हुए उस पे अमल दरामद नहीं कर रहे आप अच्छा बार बार सिंध की जो हुकूमतें हैं या सिंध के जो लोग हैं भाई आप बैठे
दूसरे लोग एतराज कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये वहां पे इरसा की कोई मीटिंग नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, इरसा का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 8, उसका जो सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 3 है कि अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी मेक अ रेफरेंस टू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब ये देखें, इसका खुद कानून कह रहा है, 8 के 3 कह रहा है कि अगर कोई भी सूबाई हुकूमत को इसको इतराज है किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो तब तक नहीं बनेगा जब तक वो सीसीआई में जाएगा और उसमें डिसीजन होगा। आज तक सीसीआई का कोई भी इजलास नहीं बुलाया गया। ये दिस इज द blatant violation of the law as well. Being a lawyer, being advocate, मैं आपको यही बता रहा हूँ। और जो मोस्ट शॉकिंग, फिर हम अभी देखते हैं कि इसकी अप्रूवल की, हम देखते हैं कि इसको अप्रूवल किसने दिया अभी ना, जो हम कहते हैं कि इनको अप्रूव किया गया है या इसके ऊपर जो काम स्टार्ट किया गया वो कैसे हुआ है ना, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि प्रेसिडेंट साहब ने दिया है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उसने अप्रूवल दिया है कि आप जाके ये बनाए। फिर आप वो कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं दिया, और केनाल पीपुल्स पार्टी की आप डबल पॉलिसी तो देखें, एक तरफ से लिख के दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसके मिनिस्टर कह रहे हैं कि केनाल बन ही नहीं रहे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कह रहा है केनाल बन नहीं रहे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसके अच्छा सबसे बड़ी जो यहाँ के हमारे कानून देखो कैसे बनाए हुए हैं, यहाँ की जो कानून उनकी जाती जैसे मिलकर कैसे बनाए हुए हैं, कि मैं आपको इरसा का सेक्शन बता रहा हूं। अब ये देखें कि कोई भी मसला है सीसीआई में जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज का पब्लिक सर्वेंट है या जो भी इशू है फेडरल का, इन द एंड पिटिशन बंदा डालता है हाई कोर्ट में, जैसे आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में। आपने कभी सुना कि पानी का मसला कोर्ट में गया है? नेवर। क्यों नहीं गया? आप ये देखें क्या लिखा हुआ है कि इरसा का जो चैप्टर 4 है, सेक्शन 13 क्या कह रहा है? इम्यूनिटी ऑफ द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉइज। इसका सब सेक्शन कहता है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द अथॉरिटी, द चेयरमैन, मेंबर्स, ऑफिसर ऑफ द रिपीट इज द रेस्पेक्ट ऑफ द एनीथिंग डन। नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द अथॉरिटी। मतलब आप इस पे कोई केस भी, क्योंकि आप कोर्ट में अगर जाएंगे आपका फैसला वहां पे लोगों को नोटिस होंगे, इनको बुलाएंगे। इन्होंने पहले ही ऐसा कानून बना दिया कि इसके आगे ये जैसे फौजियों का पाकिस्तान में जैसे आइन में लिखा हुआ है कि फौजियों को केस नहीं कर सकते आप, फौजी को कोई भी आम अदालत में नहीं आ सकते, ये सिमिलर ऐसा कानून है। ये इरसा का फिर हमें क्या ड्रामेबाजी बता रहे हैं? इरसा का कौन सा कानून? ये तो आपके सामने मैंने इसका सेक्शन पढ़ा है कि कौन सा जो कानून है जो आपको कोर्ट में इन्होंने ये कानून बना दिया कि इस पे कोई भी कोर्ट में नहीं बंदा जा सकता। मतलब कोई प्रोविंस कोर्ट में भी नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जाएगा भी सुप्रीम कोर्ट वापस कर देगी कि भाई आपकी सीसीआई बनी हुई है, आपका तो इरसा ने खुद आपका कानून बना हुआ है, आप वहां पे जाके हल करें। तभी ये ब्लंट वायलेशन करते आए हैं, डैम्स बनाते आए हैं, ऐसी प्रोजेक्ट्स बनाते आए हैं, कैनाल्स बनाते आए हैं, चश्मा लिंक कैनाल बनाते हैं, ऐसी थल कैनाल की बातें इसमें सिवाय। और दूसरी बात कि भाई आपके इंडस में आपको खुद ही रिपोर्ट्स हैं कि भाई 15% पंजाब को पानी कम मिल रहा है, 45% सिंध को पानी कम मिल रहा है। ये मेरे पास बोतल है, अब ये सिंपल मिसाल है, आधी है ये बोतल, अब ये पानी आधी है। मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे और भी चीजें बनानी है, मैं यहाँ पे ये मैं भी पानी लूंगा और मैं चीजें और भी बनाऊंगा, कैनाल भी निकालूंगा और अपनी जमीनें करूंगा। आप क्या कहेंगे कि आपके पास अपना पानी नहीं है, तो ये जो आधा है आप कहां से लेंगे? ये तो आप इंडस से, अच्छा क्या ये अपने दरियाओं से लेंगे? चनाब से लेंगे? चनाब में पानी है नहीं। आप कौन से दरिया से पानी लेंगे? आप सिर्फ ये बताएं। मतलब आप इन द एंड इंडस से लेंगे। इंडस में 45% स्टिल सिंध को जो शेयर है वो पानी नहीं मिल रहा, तो ये कैनाल मिलेंगे और सिंध से ये पानी निकलेगा, सिंध का शेयर जाके कहां बचेगा? फैक्ट्स एंड फिगर पे ये बात, क्योंकि देखें आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, इस पे मोस्ट एक्सपर्ट, लेकिन हम पढ़ने लिखने वाले लोग क्या ये समझते तो हैं कि ऑलरेडी सिंध सूखा हुआ है। जैसे विकी ने बताया, आप हमारे दरिया देखें भाई, आपकी जो बनी हुई है कमीशंस बनी हुई, उसमें लिखा हुआ है कि हर साल
पर्टिकुलर एक मिलियन एकड़ फीट वाटर है, वो कोटड़ी से नीचे जाना चाहिए और समंदर को पहुंचना चाहिए। आज कितने सालों तक कोटड़ी तक वो पानी नहीं पहुंचता, समंदर की तो बात ही नहीं हो रही। और इससे ये हो रहा है कि समंदर हमारे शहरों को खाता जा रहा है। और क्यों? कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम केस भी नहीं कर सकते। कानून देखें, कैन यू इमेजिन आप किसी रियासत में, जो रियासत माँ होती है, उसमें हम केस भी नहीं कर सकते इनके खिलाफ, कोई पिटीशन नहीं डाल सकते। जस्ट फॉर वो क्या कहते हैं कि अपने जो लोग हैं, या 1.2 मिलियन जो जमीन है उसको आबाद करने के लिए आप पूरी नेशन को तबाह कर रहे हैं, ये उनको कबूल है, लेकिन बाकी बातें इनको कबूल नहीं है। बाकी लोगों की तबाही इनको मंजूर है, लोगों की भूख इनको मंजूर है, लोगों की जो नकल मकानी कमजोर है, लोगों की बीमारियां इनको कबूल हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, ये इनकी अंग्रेजों से इनका चलता हुआ आ रहा है। ये रंजीत सिंह की आर्मी है, ये हमारी आर्मी भी नहीं है। देखिए सिंध की आर्मी कहाँ है? इन द एंड हम अगर आ जाते हैं तो ना आर्मी सिंध की है, ना कोई इनकी है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो रंजीत सिंह की जो इनके इलाके हैं, जहलम है या इनकी है, तो इनको कोई सरोकार ही नहीं है यहाँ से। इनको इन सिविलाइजेशन से, इस लोगों से सरोकार ही नहीं है। ये पूरे खत्म भी हो जाए, ये पूरे मर भी जाएं, इनको सरोकार ही नहीं है। आप ये देखें, मैंने वही बताया कि जब बैराजेस बन रहे थे तो इतनी सारी सिंध की जो लैंड थी, इन्होंने अपने लोगों को, सिंध के कितने इलाकों में चक बने हुए हैं, अपने लोगों के जमींदार बने हुए हैं, आपने सुने ही नहीं होंगे। कहां से लोग लेके आए, नया क्लास स्क्रैच से इन्होंने बनाया। दे मेड दैट क्लास ऑफ फ्यूडल क्लास फ्रॉम द स्क्रैच। ये इनके अभी जो सुन रहे हैं आपको, कितने वडेरे हैं, चौधरी हैं, जिनके हजारों एकड़ जमीन है, किसने दी? ये तो बताते हैं कि हम आबा अजदा से हैं, हमारे पास तो ये हजारों एकड़ जमीन है, लाखों एकड़ का ये वो है, रईस है। हमें पता है कि आपको ये अपने जो आका हैं वो देके गए हैं, और हमारी जो सिंध के जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको आप गुलाम रखने के लिए। तो दिस इज द नाउ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब ये चीजें सर्वाइवल के लिए आ गई हैं। अब ये चीजें ना मेरे लिए रही हैं, ना देखें आप वहां से स्वीडन से इस चीज को कर रहे हैं। क्यों? कि जो उमरकोट का सुनील है उसको दर्द है अमरकोट का। सुनील को भी ये विकी अभी देख के गया है कि पूरी उम्र उसने सिंधु दरिया को देखा होगा बहते हुए, आज कोटड़ी बंजर लगा हुआ है। हमने ये देखे, मैंने आपको एरल जो ये सी दिखाया, आप एक लोगों को, एक पूरी पॉपुलेशन को आप तबाह करने पे तुले हैं, कत्ल करने के तुले हैं। दिस इज अ जेनोसाइड। देखिए ना, आप लोगों को क्या होता है, लोगों को आप गोली मार के, एटम बम एक होता है मारना, लेकिन लोगों का क्या मुआशी कत्ल नहीं होता? लोगों का क्या ये कत्ल नहीं होता? आप लोगों को मुआशात खत्म कर रहे हैं, लोगों का सर्वाइवल खत्म कर रहे हैं, लोगों का पानी बंद कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। तो ये एक जेनोसाइड है। हिटलर ने तो सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाल के सबको मार दिया। ये और नहीं तो कर रहे, कंसंट्रेशन कैंप में नहीं डाल रहे, लेकिन हमारा पानी बंद कर रहे हैं, हमारा अनाज बंद कर रहे हैं। अब पानी नहीं होगा तो अनाज कहां से आएगा? पानी नहीं होगा तो ये हमारी सर्वाइवल कहां से होगा? तो पानी भी इनके पास और अनाज भी इनके पास, और सबसे बड़ी बात, इनके अपने दरिया नहीं है, तो ये यहां से उठाएंगे, तो हमारे पास खुद लिमिट नहीं है। तो दैट्स व्हाई पीपल हैव राइज अप। यहाँ के लोग अब उठ चुके हैं, हर रोज एक वो कर चुका है। इसका नतीजा ये निकला है कि कल ही के दिन जरदारी ने, आपने देखा होगा कि असेंबली में जो जॉइंट सेशन था, उसने कहा कि भाई ये यूनिलेटरल डिसीजन नहीं लो, और मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वापस लिया जाए। दिस इज व्हाट द पोजीशन इज। लेकिन ये भी हम समझते हैं कि लॉलीपॉप है, क्योंकि आज आपने ये कहा है, आप एक जगह लिख के आते हैं, एक जगह आप हमने ये कहते हैं, आप पे हमें ट्रस्ट नहीं है। हम जब तक ये कैनालों का काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये देखें, ये कैनाल फिजिबल भी नहीं है ना। एक होती है कि फिजिबिलिटी होती है, आप किसी भी अच्छे, आप वहां पे जो एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे, ये फिजिबल ही नहीं है। डेजर्ट में पानी डबल से ट्रिपल वहां पे यूज होगा, आप कैसे ये करेंगे? लेकिन मैंने आपको बताया, सिवाय ग्रीड के इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। सिवाय क्योंकि प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो डॉलर्स आएंगे, क्योंकि आपको अमेरिका ने एड बंद कर दिए। आपको ये शायद पता होगा, अमेरिका ने USA टोटल एड बंद कर दिए।
अमेरिका ने यूएस एड बंद कर दिए। हाँ, अमेरिका ने ने अमेरिका का अब यूएस एड ही ट्रंप वो इतना वो आ गया है कि भाई अब उसकी रोज आए दिन खतरनाक स्टेटमेंट आ रही है कि भाई मैं क्यों दूं, यूएस एड खत्म। WHO मतलब दवाओं के लिए, सेहत के लिए भी उसने स्टेटमेंट दी कि वो भी खत्म कर रहा है। क्यों? कि उसने कहा कि दुनिया की, चाइना की पॉपुलेशन मुझसे डबल ट्रिपल पैसे मैं ज्यादा दे रहा हूं, अब चाइना को कहो कि वो ज्यादा पैसे दे। मतलब वो अब इतना वो आ गया है कि अब इनके पास कर्जा देने के लिए नहीं है। और इंडिया के लिए, इंडिया उसका बहुत ही ज्यादा अब क्लोज हो चुका है, क्योंकि मार्केट और टेक्नोलॉजी में उसको फायदा इंडिया दे रहा है, पाकिस्तान तो उसे कभी फायदा ही नहीं दे रहा। और पाकिस्तान की इनकी पॉलिसीज देख रहा है कि कभी चाइना के पास बैठा हुआ है, कभी रशिया से तेल ले रहा है, तो वो समझता है कि ये हमारा दोस्त भी नहीं है। इसलिए इस वक्त आपको एड बंद है, एड बंद है, तो ये अब सर्वाइवल के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम फिर कैसे जिंदा रहेंगे। इनका काम तो वो सिक्योरिटी तो था नहीं, इनका काम तो बॉर्डर्स पे है नहीं, जंग तो लड़नी है नहीं, जंग जीतनी भी नहीं है, जंग करनी भी नहीं है। इनका काम अब ज़रायत पे आ गया है, अब ये ज़राअत कर रहे हैं। आपने अपने मुल्क में दुनिया की कोई फौज बताएं जो बॉर्डर्स पे ना हो और जो ज़राअत संभाले, मुल्क के जो शादी हाल चलाए, मुल्क के जो वो क्या कहते हैं वो घी चलाए, मुल्क के जो कॉस्मेटिक चलाए, मुल्क के चावल चलाए, बिस्किट बनाए, कर्नल चावल, कर्नल घी, कर्नल सिगरेट, कर्नल, ये हमारे ये चीजें हैं। तो दुनिया की ये माशाल्लाह हमारे कितने लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास सारे चीजों को छोड़ के ये काम सारे वो कर रही है, लोगों को बचा भी रही है। फ्लड में भी ये आगे आएंगे, क्यों? कि इनको एड आएगी, वरना ये फ्लड व्लड के कुछ भी नहीं है, लेकिन एड आती है। अब ये डिजास्टर कोई आ जाए, सैलाब आ जाए, ये सबसे आगे होंगे। नहीं काम करना, वो जो हमारा असल था बॉर्डर्स पे जो सिक्योर करना, वो नहीं करना। तो माशाल्लाह सियासतदान भी हमें इतने बेहतरीन मिले हैं कि उनको अपने लोगों की ये परवाह है कि वो चलो अपने लिख के दे के आ रहे हैं। और माशाल्लाह जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी ये मिले हैं कि और सारे काम करने हैं, सिक्योर नहीं करना। दिस इज व्हाट द पोजीशन इज। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तो इसमें जो हम मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जो सिंध के कौम परस्त हैं, या हम दूसरे भी सोसाइटी के दूसरे तबकों को भी लेते हैं, उनका क्या किरदार है इसमें? वो आवाज उठा रहे हैं इसमें? देखें, यहाँ पे मैं आपको सच बताऊं एक चीज, सिंध के कौम परस्तों को एक मयार दी जाती है कि वो काउंसलर की सीट भी नहीं जीतते। मतलब एक, क्योंकि हमें आपकी इलेक्टोरल सिस्टम का भी पता है, हमें आपकी धांधलियों का भी पता है, हमें आपकी जो सब चीजों का पता है, इसलिए। लेकिन सिंध में रिलीजियस फंडामेंटल एक्सट्रीमिज्म के इशू हो किसी को, आपको नेशनलिस्ट आगे नजर आएंगे। सिंध की किसी बच्ची का रेप हो जाए, नेशनलिस्ट उसके लिए आवाज उठाएंगे। सिंध के पानी का इशू हो, नेशनलिस्ट ही उसके लिए आवाज उठाएंगे। डिस्पाइट उनको पता भी है कि सारी असेंबली में वडेरे बैठे हुए हैं, सारी असेंबलियों में ये बैठे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लव ऑफ लैंड, बिकॉज ऑफ लव ऑफ देयर सिंध, आज तक जो सबसे पहले आवाज उठा रहे हैं वो नेशनल लिस्ट ही उठा रहे हैं। सिंध के जो नेशनल लिस्ट हैं, डिस्पाइट दे हैव अ डिफरेंस, लेकिन पानी, सिंधु दरिया पे, सिंध पे जब बात आ जाती है तो सारे मिल जाते हैं, कहते हैं कि सिंधु, अभी भी ये स्लोगन चल रहा है, सिंधुअते धाड़ो नामंजूर, केनाल समूरा नामंजूर। दिस इज, और ये मैंने आपको बताया कि लॉन्ग मार्च, अभी जीएसएन का तो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, सखर से लेके ऑन फुट, यार कौन इतनी, उनके पैर खत्म हो जाते हैं, ये उनको वो क्या कितनी तकलीफ होती है ऐसी गर्मी में, वो वहां से निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात, औरतें, देयर वाज अ गर्ल्स, हमारी वुमेन वो पैदल मार्च कर रही हैं, वो ऑन फुट चल रही हैं, वो सिर्फ अपना वो कर रही हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ये नेशनलिस्ट हैं। स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। अब तो ये नेशनलिज्म की बात से आगे निकल के गई है, लेकिन इसकी जो शुरुआत करते हैं, हमेशा मैं कहता हूं कि ये अगर सिंध में नेशनलिस्ट ना हो ना, तो ये सिंध को बेच के, खा के, तबाह करके, ये इदारों को तबाह कर देते अगर सिंध में नेशनलिस्ट ना हो। क्योंकि आज तक भी मैं समझता हूं, आज तक भी अगर सिंध जो जितनी बची हुई है, मैं इस पे आप इसको वाकई कंक्लूजन कर दें कि अगर
सिंध जो भी बची हुई है इन नेशनलिस्टों को बची हुई है। मैंने आपको बताया कि देखें सिंध में हारी कमेटी जैसे बैराजेस बन रहे थे, किसने बनाई? फाउंडर वाज जीएम सैयद। सिंध के जो जब भी वो सियासी मसले हुए, जीएम सैयद वार इन फोर फ्रंट। कालाबाग का जो सबसे बड़ा इशू हुआ तो फोर फ्रंट पे रसूल बख्श पली जो उसने इतनी बड़ी रैलीज, इतने बड़े एहतजाज, और उसने किताबें लिखी हैं, सेमिनार्स जीएम किए। सैयद उसने किताबें लिखी हैं। इब्राहिम जोयो ने वो जो सेव सिंध, सेव द कॉन्टिनेंट जाके ऐसी किताबें लिखी हैं कि भाई आप ये जो पूरी जो ऐसा दुनिया बना रहे हैं, उन 1946 से वो किताब लिख रहा है, सेव सिंध सेव द कॉन्टिनेंट। क्योंकि आप अगर ये सिंध को अलग करेंगे या ये जो पाकिस्तान बनाएंगे तो इस पूरे खत्ते का मसला हो जाएगा। अब आप देखें ये वही बातें हैं, हमारी हैसियत क्या रही है। तो नेशनलिस्टों ने ही जो कौम परस्त हम जिसे कहते हैं, उन्होंने ही सिंध की जो बची कुची जो जमीन है, पानी है, उसकी जो मुहाफिज बने हुए हैं। बाकी तो आपके सामने है जो लिख के दे रहे हैं कि आप केनाल भी बनाओ, आप दरिया भी ले लो, समंदर भी ले लो। आपको अगर ये क्या ये नेशनलिज्म की हुकूमत होती या उनको कभी हुकूमत मिलती तो ये समंदर ये ऐसे कोई ले जाता, ये समंदर और ये कादरपुर गैस फील्ड ऐसे कोई ले जाता? हाँ, हमें ये पता है कि भाई बलूचिस्तान में भी नेशनलिस्ट हुकूमत है, वहां पे भी किसी की नहीं चलती। दैट्स व्हाई हमारे नेशनलिस्ट को आज तक असेंबली में नहीं लाते, क्योंकि इनको पता है कि फॉर द सेक ऑफ लेट ये अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान हो जाते हैं। वो इतना उनके पास लव ऑफ द लैंड है, क्योंकि वो मदर लैंड कहते हैं। उन हमारे यहाँ हम जो भी कौम परस्त हैं, वो धरती माँ है। हम माँ इस धरती को समझते हैं, जो पालती है, जो हमें खाना देती है, जो पानी देती है। और इस पे ही हम कहते हैं कि अगर जिसको माँ पे गैरत नहीं आती, वो कौन सा बच्चा होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी हुकूमत में आते हैं जो केनाल बनाते हैं, कालाबाग देते हैं, हुकूमत वाले ने इसको माँ नहीं समझते। वो इसको माँ को ये कोई अपना सर्वाइवल के लिए मोड समझते हैं, या रिटायर बाप जैसे होता है, कोई काम का नहीं है लेकिन उसकी जो पेंशन है, ये सिंध को ऐसे कर देते हैं, रिटायर बाप समझते हैं, जो उससे पेंशन लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसके रिसोर्सेज लेते हैं। लेकिन नेशनलिस्ट को भूखा भी होगा, वो पावर में भी नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, उनके पास प्राडो नहीं है, उनके पास प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन अपनी धरती के लिए वो सबसे आगे आएगा। वो फौजियों से भी टकराता है, वो पुलिस से भी टकराता है, वो अपनी जान देने से लिए भी नहीं कराता। और इसमें सबसे बड़ी बात अब जो न्यू आई है, हमारी वुमेन गर्ल्स, न्यू गर्ल्स आर अराइजिंग, न्यू वुमेन्स आर अराइजिंग इन दिस रेजिस्टेंस। कितनी लड़कियां हैं, लोहार सिस्टर्स हैं, हमारी वो डॉक्टर सोरठ सिंधु है, हमारी यहाँ पे दूसरी औरतें हैं, इतनी सारी वो सिंध के लिए काम कर रही हैं। हम तो वी आर प्राउड ऑफ देम। हमें प्राउड होता है कि हमारे सिंध में अब ऐसी बच्चियां हैं, तो लोग भी इतने पैदा हुए हैं। तो ये जो चीज है कि जब तक, जैसे आपने कहा कौम परस्त जब तक कौम परस्त हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिंध को बचा होगा। थैंक्स सुमेर, आपका हमें टाइम देने के लिए। और हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, जैसे हमने बोला कि ये एक बहुत सीरियस मसला है, बहुत सीरियस इशू है। और ये जैसे है पूरी कौम के सर्वाइवल का इशू है। पानी जो है, पानी से जो है वो सारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, और पानी अगर चाहे ना हो तो वहां से ही खत्म होती है। तो हम बल्कि यही आपको शुक्रिया कहते हैं एक बार फिर आपका टाइम देने के लिए। और हम आपके एफर्ट को भी अप्रिशिएट करते हैं कि जो आप कर रहे हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी आप लोगों के साथ हैं। तो अभी के थैंक लिए यू। हम असल इसको जो सबसे बड़ी तो मुबारकबाद तो हम आपको भी देना चाहते हैं कि लिविंग देयर इन स्वीडन, मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री, मोस्ट सिक्योर कंट्री, आपको क्या जाए कि सिंध में क्या हालात हैं, लेकिन ये है कि अपनी धरती के लिए जो आपको दर्द है, तो हमसे ज्यादा तो यू आर डिजर्व टू अपलॉडेड। आपको ये है कि आपने ये आवाज उठाते हैं और अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। वर्ल्ड लेवल पे ये आप ये समझो आप हमारा केस वर्ल्ड लेवल पे दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सुनील एंड विकी फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू टाइम देने के लिए। और वाकई जिस तरह विकी ने कहा, ये अभी है सर्वाइवल की जंग है ना, तो इसीलिए ही हम बाहर रहकर भी, क्योंकि हमारी जो दिल तो सिंध से जुड़ा हुआ है, तो और हम और भी भरपूर कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट या कुछ ऐसा
प्लान करें यूरोप के लेवल पे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफा हम धाड़ा मारने नहीं देंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, वर्स्टी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना न भूलें।